This is Sembala from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we are going to study Civics Chapter 4 of Class 10. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारा 4th चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले। यानी कि हमारे देश के अंदर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर जो है क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती है और इनके आधार पर किस तरह भेदभाव किया जाता है। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है लैंगिक मसले और राजनीति। लैंगिक यानी कि लिंग के आधार पर जो विवाद होते हैं उनका राजनीति से क्या संबंध है। श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन क्या होता है कि काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती है या अपनी देखरेख में नौकर नौकरानियों से करवाती है। यानी कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में किस तरह काम का विभाजन किया गया है उसे हम कहते हैं श्रम का लैंगिक विभाजन। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। यानी कि निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में किस प्रकार लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। लड़के और लड़कियों के बारे में यह मान्यता उनके मन में बिठा दी जाती है। औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने व बच्चों का पालन पोषण करने की है, जबकि घर के बाहर का काम मर्द करते हैं। यानी कि ये बात जो है जन्म से ही कह लो कि लड़की और लड़कियों के बीच में शुरू से ही ये चलता है कि औरतों का काम जो है घर गृहस्थी चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना, घर के कपड़े धोना, खाना बनाना, बुजुर्गों की देखभाल करना इत्यादि है। जबकि पुरुष जो है घर से बाहर जाकर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं इत्यादि, ये काम पुरुषों के जिम्मे। साथ ही साथ जो है जो काम घर के अंदर महिलाएं करती है, जब इसी काम को घर के बाहर पुरुष करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो ये काम करने में उन्हें कोई जो है परेशानी नहीं होती और वो खुशी खुशी इस काम को करते रहते हैं। जैसे दर्जी है, रसोइये हैं, तो ये काम घर के अंदर अगर किसी को जो पुरुष अगर घर की रसोई का काम करते हैं तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन जब यही काम बड़े बड़े होटल के अंदर कुक बनकर किया जाता है तो उनका मान सम्मान ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये इस तरह के काम जो है कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग निर्धारित किए गए। महिलाएं घर के बाहर काम करती हैं, पैसा कमाती हैं, फिर भी उनके काम को पुरुषों के जितना मूल्यवान नहीं समझा जाता। वे रात दिन काम करके भी उतना श्रेय नहीं कमा पाती जितना कि पुरुषों को मिलता है। तो इसी श्रम विभाजन का परिणाम यही है कि औरतें घर तक यानी कि घर की 4 दीवारी तक ही सीमित है, जबकि बाहर का यानी कि सार्वजनिक जीवन पुरुषों के हिस्से में ही आता है। अब आता है नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन किसे कहा जाता है कि यानी कि जो आंदोलन महिलाओं के सम्मान के लिए, उनको बराबर का अधिकार दिलाने के लिए चलाए जाते हैं, उन्हें नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। अर्थात कि महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए, राजनीतिक यानी कि राजनीति में वोट देने का अधिकार और वैधानिक दर्जे यानी कि कानून की नजर में उन्हें बराबर का अधिकार दिलाने के लिए, उन्हें शिक्षा व रोजगार के अवसर की मांग बढ़ाने के लिए और महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए जो मांग उठाई, जो आंदोलन चलाए, उन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। कुछ एक देशों में जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियाई आदि देशों के अंदर जो है सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर जो है दूसरे देशों के मुकाबले ऊंचा है। अब नेक्स्ट आता है कि जीवन की उन पहलुओं का वर्णन करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। अर्थात कि हमारा भारत जो है पितृ प्रधान समाज है और औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। जैसे साक्षरता दर यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर अभी भी पुरुषों से बहुत पीछे है। यानी कि महिलाओं की साक्षरता दर 54% और पुरुषों की 76% है। इसी तरह स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उचित शिक्षा यानी उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। यानी कि
जो है 10th क्लास या कह लो कि BA BCom यहाँ तक की जो है ग्रेजुएशन की शिक्षा तक तो लड़कियां आसानी से प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियों को ज्यादा मात्रा में नहीं पढ़ाया जाता। रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव होता है। आज भी ऊंची तनख्वाह वाले यानी कि बड़े बड़े उच्च पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कम है। वेतन समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, लेकिन काम के हर क्षेत्र में यानी कि खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक, कल कारखाना से लेकर खेत खलिहान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। यानी कि ये संविधान के अंदर कानून बनाया गया है कि समान मजदूरी के लिए समान वेतन दिया जाए, लेकिन आज भी ज्यादातर क्षेत्रों में जो है महिलाओं को पुरुषों से उसी काम के लिए कम वेतन दिया जाता है। सामाजिक सम्मान यानी कि भारत के अधिकतर हिस्सों में अनेक हिस्से ऐसे हैं जहां पर माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, यानी कि लड़के को ज्यादा अहमियत दी जाती है और लड़कियों को पैदा होना अच्छा नहीं समझा जाता, और कई जगह पर तो लड़कियों को जन्म से पहले ही खत्म कर दिया जाता है, जिसका परिणाम ये है कि हमारे देश के अंदर लिंग का अनुपात गिरता जा रहा है। कहीं पर लिंग अनुपात जो है 914 यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे 914 महिलाएं, कई जगह पर यह अनुपात गिरकर 850 या कहीं कहीं पर तो 800 से भी नीचे चला गया, यानी कि देश के अंदर लड़कियों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन लड़कों के मुकाबले कम होती जा रही है। सुरक्षा महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण या उन पर होने वाली हिंसा के कारण असुरक्षित है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पर भी उन्हें मारपीट व अनेक प्रकार की हिंसा झेलनी पड़ती है। अर्थात महिलाओं के साथ आज भी अनेक जगह पर अत्याचार होते हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनको समाज में, उनको घर में भी उनके साथ सम्मान का जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। तो यानी कि महिलाएं आज भी जो है अनेक जगह पर सुरक्षित नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी कि राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी या महिलाओं को कितना अधिकार दिया गया। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात जो है बहुत ही कम है। जैसे कि लोकसभा के अंदर महिला सांसदों की संख्या 2009 के चुनाव में देखें तब भी केवल 10% तक ही पहुंची है, और इसी तरह राज्य की विधानसभाओं में भी उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। यानी कि चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे राज्यसभा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व जो है यानी कि महिलाओं की संख्या आज भी बहुत ही कम है। भारत जो है इस मामले में अफ्रीका व लातिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों से भी पीछे, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी महिलाओं की संख्या राजनीति में कम है और भारत में इनसे भी कम है। कभी कभार ही कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर पहुंची है, यानी कि इतने बड़े पद पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के पद पर कोई महिला ही पहुंच पाई है। तो यानी कि मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही हमेशा से वर्चस्व यानी कि अधिकार रहा है। आज भारत के ग्रामीण व स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। इसका कारण क्या है कि स्थानीय निकायों के अंदर जो है 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। इस कारण जो है इन क्षेत्रों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, यानी कि लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन जो है राजनीति के मैदान में अक्सर दिखाई देता है। गांधी जी जो है धर्म के बारे में, गांधी जी के विचार क्या थे कि गांधी जी का कहना था कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से अभिप्राय उनका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं था। धर्म से अभिप्राय उनका था नैतिक मूल्यों से, यानी कि नैतिक मूल्य जो सभी धर्म से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए,
यानी कि उनका मानना था कि सभी लोग नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए राजनीति के क्षेत्र में कार्य करें। नेक्स्ट आता है पारिवारिक कानून। पारिवारिक कानून किसे कहा जाता है? विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे जो परिवार से जुड़े मामले होते हैं, इनसे संबंधित कानूनों को पारिवारिक कानून कहा जाता है। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग प्रकार के पारिवारिक कानून प्रचलित है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।